नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो पिछले कुछ महीनों में आपने काफी बार एक न्यूज सुनी होगी कि भारत अपना आगे जो भी व्यापार करेगा या जो भी हम बाहर के देशों से सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसकी पेमेंट हम रुपए में करने वाले हैं। और इससे हमारी डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन अब यह बात सिर्फ कागजों तक नहीं है, यह बात वास्तविकता में बदल चुकी है, क्योंकि यूएई के साथ हमने अभी हाल ही में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है उसकी पेमेंट पहली बार रुपये में की है। और भारत की यह शुरुआत हो चुकी है रुपए को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए। हम इंटरनेशनल करेंसी बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अब धीरे धीरे हम डॉलर को गुड बाय कहने वाले हैं। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम अलग अलग देशों के साथ रुपए में व्यापार करते हैं तो इससे हमको कैसे फायदा पहुंचता है। तो देखिए, हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत सारे आर्टिकल आए हुए हैं कि इंडिया मेक्स फर्स्ट एवर रुपी पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई, कि हमने यूएई से क्रूड ऑयल खरीदने के बदले में रुपी में पेमेंट जो है वो की है पहली बार। वहीं देखिए, रशिया का न्यूज़पेपर है स्पुतनिक, ये भी लिख रहा है डी डॉलराइजेशन। और रशिया तो वैसे भी अमेरिका का धुर विरोधी है, वो तो इस बात से सबसे ज्यादा खुश होने वाला है। तो डी डॉलराइजेशन, इंडिया मेक्स फर्स्ट रुपी ऑयल पेमेंट टू यूएई, के डॉलर पर अब भारत की निर्भरता धीरे धीरे कम होने वाली है। डी डॉलराइजेशन हो रहा है और रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है और हम पेमेंट कर रहे हैं रुपए के अंदर। देखिए, इंडिया की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूएई की एक कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अभी हाल ही में इन दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जो तेल परचेज किया है उसकी पेमेंट उसने रुपए में की है। और ये पहली और आखिरी डील नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि ऐसी आगे और भी डील जो है होंगी और इसके लिए कोई टारगेट नहीं है, कितना भी बड़ा जो है ये डील आगे हो सकती है। अब देखिए, भारत जो है ना, भारत इंडिया वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं तेल के। हम यूएसए, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ऑयल को जो है कंज्यूम करने के मामले में। और हमारी जितनी भी कंजम्पशन होती है उसका ज्यादातर हिस्सा हम बाहर से क्या करते हैं, आयात करते हैं 85%। और इसके लिए हमको जो है बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ती है उन देशों को जिनसे हम ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और वो पेमेंट पहले हम डॉलर में करते थे, जिससे हमको डॉलर बाहर के कंट्रीज से खरीदना पड़ता था और इससे हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती थी और बहुत सारी असुविधा और हो जाती थी। लेकिन अब जो है हम धीरे धीरे इसके ऊपर निर्भरता कम करेंगे। देखिए, अभी यहां पर मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करता हूं। मैंने बताया कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत ऑयल का, और हम हर साल 157.5 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं तेल को बाहर से इंपोर्ट करने में, और लगभग 232.7 मिलियन टन हम तेल बाहर से आयात करते हैं। और इस टोटल इंपोर्ट का 58% हिस्सा अकेला हम वेस्टर्न एशिया, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों से कर रहे हैं। ठीक है। और भारत 85% अपने कंजम्पशन का, अपने यूज का तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। हम खुद से केवल 15% ही जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो असम में आपके बॉम्बे हाई, खंबात की खाड़ी, अंकलेश्वर, इन स्थानों पर इसका जो है प्रोडक्शन होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम ये सारा का सारा जो तेल बाहर से मंगवाते हैं और इसकी पेमेंट मान लीजिए ज्यादातर पेमेंट रुपए में करते हैं, तो हमारे लिए क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी या वो नहीं लगेगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब ये है, देखिए, अगर हमको मान लीजिए बाहर के देशों से तेल मंगवाना है और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो तेल लेंगे उसकी पेमेंट हमको डॉलर में कीजिए। अब इसके लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डॉलर, फॉरेन रिजर्व के अंदर डॉलर होना चाहिए। फॉरेन रिजर्व क्या होता है? फॉरेन रिजर्व एक बटवा होता है जिसमें अलग अलग देशों की करेंसी होती है। अगर मान लीजिए वो देश हमसे डॉलर में पेमेंट मांगेगा तो हमको अपने फॉरेन रिजर्व जो है उस बटवे से डॉलर निकाल के उनको देना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए, और नहीं है तो हमको रुपए के बदले में बाहर से डॉलर खरीदना पड़ेगा, और जिसके बदले में हमको एक फीस देनी पड़ेगी, उसे ही हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो जिससे हमारी पेमेंट और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। दूसरी बात, जो डॉलर है उसका दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार के लिए यूज होता है, और इसीलिए ये जो मुद्रा है, ये करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, और डॉलर के जो दाम है
उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। लेट्स से अगर डॉलर मान लीजिए महंगा हो जाता है, हम तेल परचेज कर रहे हैं और डॉलर महंगा हो गया मान लीजिए, तो वो जो तेल है हम इंपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए महंगा होगा, जिससे हमारे देश के अंदर जो उसके डोमेस्टिक प्राइस हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। और इसकी वजह से और बाकी सारी कमोडिटीज, मान लीजिए आप जो है सब्जी है, दूध है, ये बाकी सब चीजें आप ट्रक से या फिर जो आपके व्हीकल से आवागमन करते हैं, तो इनके ऊपर भी तेल महंगा होने का असर पड़ेगा, जिससे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर हम लोग रुपए में ट्रांजैक्शन करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रुपए है उसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जिससे हमारा रुपया स्ट्रांग होगा उसकी डिमांड बढ़ने से। अब इन सब को एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैं 3 देशों का उदाहरण ले रहा हूं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ यूएई है और तीसरा देश है ब्राजील। पहले हम इन 2 देशों की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए भारत के पास एक ऐसी चीज है, हम बात कर रहे हैं कि रुपए में ट्रेड करने का क्या फायदा होगा, कैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी पूरी दुनिया में। तो देखिए मान लीजिए भारत के पास एक ऐसी कमोडिटी है जो केवल भारत ही उसका प्रोडक्शन कर रहा है या उसकी बेस्ट क्वालिटी भारत प्रोडक्शन कर रहा है और जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। अगर ऐसी कमोडिटी हम बात करें तो भारत के हैंडीक्राफ्ट जो हैं और जो लेदर हैं, लेदर प्रोडक्ट हैं, उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है और ये बेस्ट क्वालिटी भारत ही प्रोड्यूस करता है। अब इसकी जो डिमांड ब्राजील में भी है, इसकी डिमांड कहां पर भी है, यूएई में है। अब मान लीजिए यूएई भारत से ये हैंडीक्राफ्ट खरीदता है, तो हम उसको ये कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम ही बना रहे हैं इसलिए हम यूएई को ये कह सकते हैं, ठीक है, हम उसको बर्डन डाल सकते हैं कि जी हमको है ना इस हैंडीक्राफ्ट की पेमेंट केवल और केवल रुपए में ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट केवल हम बना रहे हैं, इसलिए हम यूएई पे इस चीज का दबाव डाल सकते हैं। अब इसके लिए यूएई के जो फॉरेन रिजर्व है, मतलब उसके पास जो वो करेंसी वाला बटवा है उसमें रुपए होना चाहिए। अगर वो है तो दे देगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको डॉलर के बदले में रुपए लेना पड़ेगा और अपने करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, जिससे उसको एक एक्सचेंज कॉस्ट लगेगी। तो एक तो ये तरीका है कि वो बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से रुपए को खरीदे और इसकी पेमेंट कर दे। लेकिन मान लीजिए यूएई के पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत भारत को है, और जो कि कौन है, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये भारत जो है यूएई से लेता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों जो है अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए यहां पर भारत से यूएई जो है, अब दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और दोनों के लिए फायदा भी है क्योंकि दोनों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगी। अब क्या करेगा, ठीक है, यूएई जो है वो भारत से इस क्रूड ऑयल के बदले में रुपया ले लेगा, हम जो है इसको रुपया दे देंगे क्रूड ऑयल के बदले में, और इसी रुपए से वो भारत को इस हैंडीक्राफ्ट की पेमेंट कर देगा रुपए में, जिससे दोनों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाएगी। हमें डॉलर नहीं लेना पड़ेगा और इसको रुपया नहीं लेना पड़ेगा, जो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि ये केवल 2 देशों की बात है, रुपया इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनेगा, इसका अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए हमको धीरे धीरे अलग अलग देशों के साथ एक ट्रेड नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर एक देश का उदाहरण और ले रहा हूं, ऐसे हम और देशों के साथ भी ये नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से यहां पर एक देश आ जाता है ब्राजील, ब्राजील भी हमसे हैंडीक्राफ्ट लेता है, लेकिन ब्राजील जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है, जबकि भारत जो है पहले से ही हमारे यहां पर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। तो हम ब्राजील से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लेते, लेकिन ब्राजील हमसे हैंडीक्राफ्ट लेता है, और हम ब्राजील को भी ये कह सकते हैं कि जी हमको तो पेमेंट किस में चाहिए, रुपए में चाहिए। अब ब्राजील रुपया कहां से लाएगा, ठीक है ना, क्या तो ब्राजील जो है वो बाहर से करेंसी मार्केट से रुपए को परचेज करे, अपने फॉरेन रिजर्व में रुपए लेकर आए, अपने बटवे में लेकर आए, वहां से उसको महंगा पड़ेगा। लेकिन उसने देखा कि मेरा व्यापार यूएई के साथ होता है, मेरा व्यापार यूएई के साथ होता है, ये यूएई को ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है यूएई को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, और यूएई भारत के साथ व्यापार करता है, ठीक है ना, ये भारत को क्रूड ऑयल बेचता है और उसके बदले में यहां से क्या ले लेता है, रुपया ले लेता है। तो ब्राजील यूएई को ये कह सकता है कि जी आप अपने मेरे से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लो और मुझे जो है आप रुपए में पेमेंट कर दो, और ब्राजील क्या करेगा, इसी रुपए को
पे करेगा भारत को और इससे क्या ले लेगा, ये हैंडीक्राफ्ट ले लेगा। तो पहले आपने देखा कि कैसे इंडिया और ब्राजील के बीच में ट्रांजैक्शन हुई और अब इन देशों के बीच में भी ये ट्रांजैक्शन होगी और ऐसे अन्य देशों के साथ भी हम कंट्री सी, डी, ई और ऐसे बाकी देशों के साथ भी हम ये ट्रेड नेटवर्क बना सकते हैं और धीरे धीरे रुपए जो है वो एक इंटरनेशनल मुद्रा बन जाएगा, इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा या ज्यादातर व्यापार जो है हमारा रुपए में होने लगेगा। लेकिन देखिए वहीं, चलिए ये बात तो हो गई यूएई के साथ, लेकिन पीछे हमने रशिया के साथ भी ऐसी खबर सुनी थी, लेकिन रशिया ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए डिनाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए इसके पीछे कारण भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट था। आप यहां पर देखिए, इंडिया रशिया सस्पेंडेड रुपी सेटलमेंट नेगोशिएशन क्लेम्स रिपोर्ट, रशियन ऑफिशियल से नो चेंज। इसके अलावा रशिया सेज इट हैज बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज दैट इट कैन नॉट यूज। तो देखिए रशिया के साथ क्या हुआ, रशिया हमको तेल देता है और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस में, क्योंकि हमारा मित्र राष्ट्र है रशिया, ठीक है, और हम उसको मान लीजिए पेमेंट करते हैं रुपए के बदले में। लेकिन क्या है कि हम जो है, हमारे से जो रशिया है ना, वो हम जो रशिया को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करते, हम रशिया से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। और अगर हम बहुत सारा तेल रशिया से मंगाएंगे और उसकी पेमेंट रुपए में करेंगे तो रशिया के पटवे में रुपया बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो क्या करता, अगर वो खर्च कब कर सकता था, जब हम जो है उसको कुछ सामान बेच रहे होते, हम तो उसको बेच नहीं रहे, तो केवल वन साइडेड ट्रेड हो गया। एक तो वो हमको डिस्काउंट में तेल दे रहा है, ठीक है, और हम उसको पेमेंट भी रुपए में कर रहे हैं। अब उसके पास रुपया बहुत ज्यादा हो गया। अब मान लो उसको वो रुपया यूज करना है किसी और देश के साथ और वो देश उससे रुपया नहीं ले रहा, तो उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिससे उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इसीलिए रशिया ने कहा जी ये सौदा हमारे लिए है ना महंगा है, इसलिए हम जो है भारत के साथ अभी रुपए में ट्रेड नहीं कर सकते, किसी और कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं। और इस वजह से रशिया ने हमारे साथ ट्रेड करने के लिए डिनाई कर दिया था। बाकी देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने ही देश के लोग जो होते हैं, कई बार ऐसी खबरें फैलाने लगते हैं, ठीक है, हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में 3 से 4 दिन पहले, आप कुछ कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस चीज में, 3 से 4 दिन पहले भी कुछ आर्टिकल्स आए थे, नो टेकर्स ऑफ फॉर ए रूपी पेमेंट फॉर ऑयल इंपोर्टर्स, के भारत का जो रुपया है उसके लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। नो टेकर्स ऑफ रूपी पेमेंट फॉर ऑयल इंपोर्टर्स, के भारत के रुपए से कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल देने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कराऊं, ये भी 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये रिपोर्ट क्या थी? अब आप कहोगे जी आपने बताया कि हमने पेमेंट कर दी, 3-4 दिन पहले ये रिपोर्ट आई, तो ये रिपोर्ट क्या है वो भी बता देता हूं। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आई थी, ध्यान रखना। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कर रहे हैं, तो ये पुरानी बात है, इस बात पे ना जाइए। भारत की मुद्रा अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने की ओर अग्रसर है। और इसी के साथ ये आज का वीडियो खत्म करते हैं। मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर शानदार लगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के वीडियो जो है देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।